हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं ऋजुरेखीय पथ प्रगति के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक पाइए। चलिए बच्चों, हम हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं माध्य चाल, औसत चाल। तो बच्चों, इसकी जो परिभाषा है वो कैसे लिखेंगे माध्य चाल औसत चाल का। तो इसका बेटा एक हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, कुल दूरी बटे कुल समय के अनुपात को। तो क्या लिखोगे बच्चों, कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को, समय के अनुपात को औसत या माध्य चाल कहते हैं। ठीक है, औसत चाल या माध्य चाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, माध्य चाल कहते हैं। इसे वी बार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, इसे वी बार से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला देख लो बच्चों, माध्य चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो क्या होगा ऊपर, कुल दूरी बटे कुल समय। तो बच्चों, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब दूसरी हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं आज का। क्या बच्चों, जिसे हम लोग बोल देंगे ताक्षणिक चाल। तो बच्चों, ताक्षणिक चाल क्या होता है, आइए पहले इसकी हम परिभाषा बताते हैं। ठीक है बच्चों, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बच्चों, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए, बहुत ही कम समय में, बहुत ही छोटे समय में, बहुत छोटे समय में, ठीक है, बहुत ही छोटे समय में वस्तु की औसत चाल ही क्या कहलाती है बच्चों, ताक्षणिक चाल कहलाती है। ताक्षणिक चाल कहलाती है। चलिए बच्चों, अब एक काम करते हैं, हम लोग इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला होगा v बराबर लिमिट डेल्टा t इज इक्वल बिलोंग टू 0 डेल्टा s बटे डेल्टा t, या v बराबर ds बटे dt। नोट कर लो बच्चों, माध्य त्वरण हो, माध्य त्वरण, या इसी को एवरेज एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन शॉर्ट में लिख दिया बच्चों। इसकी परिभाषा आप देखिए कैसे लिखेंगे। बच्चों, इसकी परिभाषा कैसे लिखा जाएगा, समझिए। वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन, वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन और कुल समय के अनुपात को कुल समय के अनुपात को माध्य त्वरण कहते हैं। माध्य
त्वरण, माध्य त्वरण, माध्य त्वरण कहते हैं। देखिए माध्य त्वरण कहो या औसत त्वरण कहो, बात एक ही है। ठीक है बच्चों, औसत त्वरण दोनों का मतलब एक है। आइए बच्चों, इसे ए बार से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए बार से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आइए बच्चों फार्मूला चलते हैं औसत त्वरण का। औसत त्वरण का फार्मूला क्या होता है? ए बार बराबर V2 माइनस V1 T2 माइनस T1। ठीक है, V2 माइनस V1 बटे T2 माइनस T1। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार बराबर V2 माइनस V1 को डेल्टा भी लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 को डेल्टा T भी लिख सकते हैं। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर हम आगे आइए एक हेडिंग और देख लेते हैं इसी में। चलिए बच्चों इसी में देख लेते हैं ताक्षणिक त्वरण क्या होता है। ठीक है, जैसे ताक्षणिक वेग देखे थे वैसे ही इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, NE होता है बच्चों, NEOUS, एक्सीलरेशन, शॉर्ट में समझ जाइएगा। चलिए बच्चों इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? तो इसमें भी वैसे लिखेंगे बच्चों जैसे वहाँ लिखे थे, बहुत ही छोटे समय में, बहुत छोटे समय में, ठीक है, बहुत ही छोटे समय में, बहुत ही छोटे समय में औसत वस्तु का औसत त्वरण ही, वस्तु का औसत त्वरण ही ताक्षणिक त्वरण कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इसे ए वेक्टर या ए से प्रदर्शित करते हैं। ये सदिश रूप है बच्चों, ये नॉर्मल रूप है, प्रदर्शित करते हैं। तो आइए बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं इसका फार्मूला। इसका फार्मूला होगा ए लिमिट डेल्टा टी बिलोंग 10 टू 0 और डेल्टा V बटे डेल्टा टी, या इसे हम लिख सकते हैं ए बराबर dV बटे dt, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों इसका एक फार्मूला और भी होता है, पहले आप इसे वीडियो को रोककर नोट कर लें। तो इसके बाद हम हेडिंग देखते हैं आपका स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ क्या है इसकी स्थिति, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों स्थिति समय ग्राफ, इस ग्राफ में देखिए बच्चों क्या लिखोगे, इस ग्राफ में समय को x अक्ष और स्थिति मतलब दूरी, और स्थिति मतलब दूरी या विस्थापन में होता है। ठीक है, स्थिति को y अक्ष के अनुदिश निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस ग्राफ द्वारा वस्तुओं की
गति का अध्ययन किया जाता है। गति का अध्ययन या अध्ययन, ठीक है बच्चों, अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। चलिए बच्चों इसके ग्राफ को हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, जिसे हम लोग समय से लिखते हैं, समय, ये समय को डिनोट करेगा। ये है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस जिसे हम लोग बेटा स्थिति को निरूपित करते हैं। यहाँ पर किससे करते हैं? स्थिति, ठीक है। तो ये बच्चों है ग्राफ। आइए बच्चों इसके अलग अलग कंडीशन को हम लोग समझते हैं कि बच्चों आपके स्क्रीन पर कुछ ग्राफ है। आइए इन ग्राफों का मतलब समझते हैं। देखिए बच्चों इस ग्राफ में देखिए समय बढ़ता जा रहा है लेकिन दूरी नहीं बढ़ रही है। समय बढ़ता जा रहा है लेकिन जो दूरी नहीं बढ़ रही, इसका मतलब चित्र नंबर 1 समझिएगा, ग्राफ नंबर 1। ये ग्राफ नंबर दिया हमने 1 में, क्या लिखोगे बच्चों? देखिए ग्राफ नंबर यह बताता है कि देखिए इसमें ढाल शून्य है, मतलब जो एंगल है वो शून्य है बेटा, ढाल क्या है? शून्य है इस ग्राफ का। लेकिन यहाँ पर बेटा देखा जाए वस्तु विरामावस्था में, मतलब वस्तु रुका हुआ है। तो चित्र नंबर 1 में क्या लिखोगे? वस्तु रुका है, वस्तु रुका है, इसे जिसे बोलते हैं विरामावस्था। क्या बोलते हैं बच्चों? विरामावस्था। तो अगर मैंने बेटा यहाँ पर वस्तु किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। अब आइए बच्चों ग्राफ नंबर 2 का बारी है। देखिए बेटा यहाँ पर इसका यह मतलब हुआ बेटा वस्तु प्रारंभिक वेग से गतिमान है। यहाँ पर बेटा क्या है? वस्तु प्रारंभिक वेग से या एक नियत वेग से गतिमान है, ठीक है। तो इसमें लिखोगे बच्चों वस्तु एक धनात्मक वेग से, इसमें दूसरे चित्र नंबर 2 में वेग से गतिमान है, गतिमान है। चलिए बच्चों अब हम तीसरा नंबर देखते हैं, ग्राफ नंबर 3। तो देखिए ग्राफ नंबर 3 में क्या है? इसमें उल्टा है, वापस आ रहा है, इसमें इधर जा रहा है, इसमें वापस आ रहा है। तो इसमें क्या लिखोगे बच्चों ग्राफ नंबर 3 में? वस्तु एक ऋणात्मक वेग से, बच्चों क्या? ऋणात्मक वेग से गतिमान है, गतिमान है। चलिए बच्चों ग्राफ नंबर 4, ग्राफ नंबर 4 देखिए बच्चों। इसमें देखिए ग्राफ नंबर 4 ये बता रहा है कि इसमें जो है वस्तु के वेग में या गति में समय के साथ वृद्धि हो रहा है। देखिए समय भी बढ़ रहा है, समय के साथ वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ग्राफ नंबर 5 में, ग्राफ 5 में देखिए क्या है? ये देखिए यहाँ पर ए से बी तक बढ़ रही है। ग्राफ नंबर 5 में देखो बच्चों, ए से ओ से ए, ये ओ मान लो, ओ से ए वेग बढ़ रहा, ओ से ए में वेग क्या है? बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है। वेग लिखो या गति लिखो, वेग बढ़ रहा है, ठीक है। अब ए से बी में जो है वो वेग घट रहा है, समझिएगा। ए से बी में वेग घट रहा है, वेग घट रहा है, ठीक है। उसके बाद बी पर शून्य है बच्चों, बी पर वेग शून्य है, बी पर वेग शून्य है। उसके बाद बी से सी तक, बी से सी तक वेग ऋणात्मक है, वेग ऋणात्मक है, ऋणात्मक से घट रहा। देखिए बी से सी तक वेग क्या है? वेग घट रहा है, वेग घट रहा है लिख सकते हैं। देखिए वापस है ना, ए से बी वेग घटा, लेकिन यहाँ पर तो धनात्मक में घट रहा था लेकिन प्लस में घट रहा है, लेकिन यहाँ से ऋणात्मक में घट रहा है। वेग ऋणात्मक से घट रहा है, घट
रहा है। ठीक है, ये है बच्चों पॉइंट, जिससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोककर नोट कर लें। समय ब्रेक ग्राफ क्या होता है? तो बच्चों हम इसमें लिखेंगे इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष, ठीक है, समय को एक्स अक्ष और वेग को वाई अक्ष से के अनुदिश, ठीक बच्चों, वाई अक्ष के अनुदिश क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। और इस ग्राफ से वस्तु की दूरी, क्षेत्रफल मान के निकालते हैं बच्चों, क्षेत्रफल एरिया, दूरी और त्वरण, ठीक है, ढाल प्रवणता के रूप में निकालते हैं। ज्ञात करते हैं, ठीक है बच्चों। याद रखना, इस ग्राफ से वस्तु की दूरी और त्वरण ज्ञात करते हैं। दूरी क्षेत्रफल मान के ज्ञात करते हैं, त्वरण प्रवणता के रूप में ज्ञात करते हैं। देखिए बच्चों, यह हमारा समय होगा और ये हमारा जो है क्या होगा? वेग होगा। ये हमारा वेग होगा, जिसे हम लोग v से लिखेंगे, ठीक है। इसे हम लोग t से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये ग्राफ को। अब इसमें आइए केस बनाते हैं। 3 स्थिति है, ठीक है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। पहली स्थिति ये है, जैसे मान लीजिए आपका ग्राफ ऐसे है, समझिएगा मेरी बात, छोटा सा बना रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये मूल बिंदु है। अगर बेटा वस्तु ऐसे गतिमान है, ठीक है, इस पोजीशन पे गतिमान है, ये समय हो गया, ये वेग हो गया, ठीक है, तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? इसका मतलब यहाँ पर बेटा वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है, ठीक है। वस्तु विरामावस्था से गतिमान है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लिखोगे? वस्तु विरामावस्था से गतिमान है। वस्तु विरामावस्था से क्या है? गतिमान है, ठीक है। अगर मान लो यही चीज़ ऐसे ग्राफ से डिनोट करें बेटा, ऐसे प्रकट करें, ये वाई एक्स हो जाए, ये एक्स हो जाए, ये ओरिजिन हो जाए। अब वस्तु यहाँ से नहीं बच्चों, यदि वस्तु बच्चों यहाँ से गतिमान है, यहाँ से, इसका यह मतलब हो गया बच्चों कि वस्तु प्रारंभिक वेग से गतिमान है। अब देखिए ये वेग होगा, ये t होगा, तो वस्तु प्रारंभिक वेग से गतिमान है, ठीक है, ये हो गया। अब आइए बच्चों एक ग्राफ और देख लेते हैं। ये ग्राफ 1 है, ये ग्राफ 2 है। आइए बच्चों ग्राफ T3 यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, जगह है ग्राफ 3। तो बेटा इसमें क्या है? यदि कोई ग्राफ ऐसे है, ये हमने बताया था, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष, ये ओरिजिन, ये समय और ये वेग। अगर यहाँ पर कोई भी कण ऐसे है, ऐसे, तो इसमें क्या लिखोगे बताइए? यहाँ पर लिखोगे बच्चों वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है बच्चों। यह वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग है आपका एक समान त्वरित गति के समीकरण। तो बच्चों ये समीकरण होता क्या है, आइए देखते हैं। कुल 3 समीकरण है बेटा, गति के 3 समीकरण होते हैं। गति के 3 समीकरण,
कौन? पहला। पहला बच्चों गति का प्रथम समीकरण क्या है? गति का, देखिए बच्चों, गति के प्रथम समीकरण क्या होता है? हम आपको बता दें, प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है। अब आइए दूसरी हेडिंग देखते हैं। गति के द्वितीय समीकरण। गति के द्वितीय समीकरण क्या है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के लगा दीजिएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। आइए तीसरा देखते हैं अब हम। गति के तृतीय समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। क्या है? v बराबर u प्लस ए टी गलत है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर टू ए एस, ये होता है बच्चों। क्या होता है? v स्क्वायर बराबर टू ए एस, ये है आपका समीकरण। आइए बच्चों सबके नाम देखते हैं। v क्या है? अंतिम वेग। क्या बच्चों? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। और s क्या है? दूरी। t क्या है? समय। ठीक है, ये क्या है बच्चों? त्वरण। ये सब आपको याद कर लेना है नाम। चलिए बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लो। क्या है? ग्राफी विधि से गति के समीकरण का निगमन कीजिए। तो आइए बच्चों ग्राफी विधि से समीकरणों के गति का निगमन करते हैं। सबसे पहले ये x अक्ष है, ये बच्चों y है। ठीक है, इधर हम समय मान लेंगे t, इधर हम वेग मान लेंगे v। आप मेरी बात समझिएगा, यह है प्रारंभिक वेग। इस पॉइंट को क्या है? प्रारंभिक वेग। ये तो गति ग्राफ को शो कर रहा है, ये समय को शो कर रहा है अभी फ़िलहाल। ठीक है, अब ये बताइए, जिससे हम पूछेंगे u प्रारंभिक वेग है। अब यहाँ पर बेटा आप एक पॉइंट मान लीजिए, इसको ज़रा आप मिला दीजिए ऐसे। एक आपको आकृति बनाना है। ठीक है, ऐसे मिला दीजिएगा, इधर से भी एक ऐसे मिला दीजिए। मिल गया। तो बच्चों ये पॉइंट देखिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से, इस पॉइंट को आप ए मान लेना, इसको बी मान लेना। ठीक है, इसको सी मान लेना और इस पॉइंट को डी मान लेना। अब देखिए ये प्रारंभिक वेग है, मतलब हमें बताना है जो प्रारंभिक वेग है ये इतना है। ठीक है, और टोटल कितना है? अंतिम वेग v होता है। दूरी ना, वेग ग्राफ है ना, ये वेग को वाई एक्स वेग हो, तो ये वाई एक्स है। तो ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग, क्योंकि बेटा वस्तु यहाँ से प्रारंभ करना स्टार्ट किए है, तो ये प्रारंभिक वेग। अब अगर इतनी दूरी बात करें तो टोटल v है, ये u है, घटा दो तो v माइनस यू आ जाएगा, केवल इतना। b से c तक की दूरी। अब इसको हम समय को, ये दूरी मान ले रहे हैं समय, मतलब t। क्या मान ले रहे हैं? t मान ले रहे हैं। अब एक बात और बच्चों, ये d, इस पॉइंट को आप e मान सकते हो। ठीक है, ये ग्राफ हो चुका पूरा तैयार। अब ये ओरिजिन है। अब बच्चों आपको करना क्या, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? समय वेग संबंध निकालना है। किसमें? समय वेग संबंध, मतलब टाइम वेलोसिटी रिलेशन। समय वेग संबंध, मतलब ये गति का प्रथम समीकरण है। कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा ये आप आकृति लो। आकृति किस में लेने जाना है? देखो, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब देखिए त्वरण जो होता है वो ढाल प्रवणता के बराबर होता है। हमने बताया था ना, त्वरण जो होता है, वेग समय ग्राफ में लिखवाया था, जो त्वरण ज्ञात करते हैं वो प्रवणता मानते हैं, प्रवणता। तो प्रवणता मान लेते हैं। प्रवणता होता है टेन थीटा। क्या होता है बच्चों? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे, क्या होता है? लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार। प्रवणता भाई टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। होता है कि नहीं होता है? अब आप यहाँ बताइए, ए बराबर लंब, लंब ये है बच्चों बी सी। लंब क्या है? बी सी। और आधार क्या है? ए बी। ए बराबर बी सी, बी सी क्या है? वी माइनस यू। ए बी क्या है? टी है, टी को इधर भेजेंगे, ए टी बराबर वी माइनस यू आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब यहाँ से अगर हम चाहें यू को इधर भेज दें तो यू प्लस ए टी बराबर वी हो जाएगा। बोलो,
अब बच्चों यहाँ पर ज़रा हम देखते हैं, देखिए v पहले कर दे रहे हैं, फिर u प्लस ए टी आगे पीछे, तो देख लीजिए यह समीकरण गति का प्रथम समीकरण आ चुका है। ठीक है बच्चों, गति का प्रथम समीकरण मेरे पास आ चुका है। अब आइए बच्चों दूसरी हेडिंग देखते हैं। दूसरी हेडिंग क्या है? समय स्थिति ग्राफ, समय स्थिति संबंध। तो इसमें क्या होगा बच्चों, देखिए आइए, देखिए इसमें आपको दूरी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? देखिए जो दूरी होता है उसे एस से मानते हैं। हमने बताया था ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल। कितने आकृति है बच्चों? देखो एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, उसके बाद उसमें एक आकृति ये है, क्या है? ए ओ डी बी या ए बी या ए बी डी ओ का क्षेत्रफल। ठीक है, एस बराबर, आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार है ए बी, ऊंचाई है बी सी, और आयत है, ये आयत है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई मान लिया हमने, दे दिया कितना? ए बी, चौड़ाई मान लिया दे दिया ओ डी बी डी। ठीक है, एस बराबर 1/2 ए बी का मान टी है, बी सी का मान क्या बच्चों? v माइनस यू, प्लस ए बी कितना है? टी है, और बी डी कितना है? u है। ठीक है, अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, s बराबर 1/2 टी का अंदर गुणा करें या रहने दो? v का मान रख दो बेटा, ये जो v का मान निकाला था ये रख दो b की जगह पर, टी v की जगह पर रखने जा रहा है ये वाला मान। तो क्या हो जाएगा बच्चों? गुणे टी u प्लस ए टी माइनस यू, और प्लस इसे लिख सकते हैं यू टी। भाई यू पहले टी बाद में, यू से यू कट जाएगा। अब इसको पहले करने जा रहे हैं, एस बराबर, देखिए बेटा एस बराबर यू टी पहले हो गया, यू टी प्लस हाफ, अब टी, अब अंदर टी का गुणा कर दो। देखो ये कट चुका है, जब टी का इसमें गुणा करोगे तो ए रहेगा, टी का गुणा टी में करोगे टी स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बच्चों ध्यान से देखो ये क्या आ गया, ये गति का दूसरा समीकरण आ चुका है हमारे पास ना। आइए बच्चों अब हम तीसरा समीकरण देखते हैं। कौन सा? तीसरा समीकरण। तो उसमें हम क्या लिखेंगे बेटा? वेग स्थिति संबंध। क्या लिखेंगे? वेग स्थिति संबंध, तीसरा समीकरण। उसके लिए बेटा आप बने रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें हम कैसे निकालेंगे, इसमें भी एस निकालेंगे। एस कैसे निकालेंगे बच्चों? समलंब, समलंब क्या है? यू ओ डी सी का क्षेत्रफल, मतलब समलंब का क्षेत्रफल होता क्या बेटा? समलंब का क्षेत्रफल होता समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग या भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच दूरी, गुणे उनके बीच दूरी बटे 2। क्या होता है बच्चों? बटे 2 ये फार्मूला होता है। तो एस बराबर समांतर भुजाओं का योग जोड़ो। देखिए ये वाली भुजा और ये भुजा समांतर, तो ये भुजा u है, देख लो u और v, तो u प्लस v हो गया बटे 2, और गुणे उनके बीच की दूरी क्या है? t है ना। अब t का मान निकाल के यहाँ रख दो बच्चों। t का मान कैसे निकलेगा? आइए देखते हैं हम। t का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से मतलब ये वाले समीकरण से, इससे टी का मान जब निकालेंगे हम यहाँ से, देखो टी का मान, टी को इधर ले जाएंगे, ये इधर ले जाएंगे, तो देखो ध्यान से ये इधर आएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए टी इधर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो टी बराबर आ जाएगा क्या? ध्यान देना, टी इधर ए नीचे, तो v माइनस यू बटे ए, ये कुछ मान आएगा टी का। क्या आएगा? इसे समीकरण आप 1 मान लो। वही लिखा ना, टी का मान समीकरण 1 से रखने पर। आओ रखो बच्चों, तब क्या होगा? आइए यहाँ पर देख लेते हैं हम। एस बराबर, बहुत ध्यान से रखिएगा बेटा, u प्लस वी बटे 2। टी का मान क्या है? v माइनस यू बटे ए, ये ना 2a को इधर भेज दो, बटे में इधर आके गुणे हो जाएगा, 2as हो जाएगा। अब इसको v पहले कर दे रहे, u बाद में, v प्लस यू, ये हो जाएगा v माइनस यू।
ठीक है। अब गुणा करो, एक ब्रैकेट में फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला क्या है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। वही लगा दो बेटा फार्मूला इसमें, तो 2as बराबर ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यू स्क्वायर को इधर भेज दो बच्चों, तो क्या आएगा, जब इधर भेज देंगे तो हो जाएगा ये यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे, अब इसको इधर लिखेंगे यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों ये हमारा आ गया गति का तृतीय समीकरण। क्या आ गया बच्चों, गति का तृतीय समीकरण। आप वीडियो को रोककर नोट कर लें। बच्चों अगला क्वेश्चन है आप में, nवें सेकंड में चली गई दूरी। क्या क्वेश्चन बच्चों, nवें सेकंड में चली दूरी, चली गई दूरी। तो आइए बच्चों nवें सेकंड में चली गई दूरी का हम फार्मूला आपको बताते हैं। तो कैसे हम बताएंगे, उसके लिए बच्चों सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। डेल्टा s बराबर क्या होता है फार्मूला, एस एन, nवें सेकंड में दूरी गई और s माइनस 1वें सेकंड में तरी गई दूरी के अंतर। तो आइए निकालते हैं। जब समय n हो, क्या हो, जब t बराबर n हो तब दूरी निकाल लो बच्चों। तब दूरी का वैसे हमने आपको फार्मूला बताया होगा, क्या, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस एन हो जाएगा nवें सेकंड के, u की जगह n, u तो रहेगा ही, t की जगह क्या रखेंगे n प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर। ये होगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम लिखेंगे जब समय क्या हो, t बराबर n-1 हो तब दूरी क्या होगा बच्चों, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो फार्मूला है भाई, ये क्या है, सूत्र है। क्या है, ये भी क्या है, सूत्र है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, वैल्यू टू पुट करना पड़ेगा। s-1 भाई nवें सेकंड के लिए ना, तो u रहेगा और t की जगह n-1 प्लस 1/2 ए, टी की जगह n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये मान, इसको समीकरण 1 मान लो आप, ठीक है। तो अब लिखो बेटा समीकरण 1 से, क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 से। तो बेटा समीकरण 1 क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 ये है ना, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा n बराबर, तो एस एन की वैल्यू क्या है बेटा, ये है यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस, देखो माइनस, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है बच्चों, क्या है बोलो, यू एन माइनस 1 प्लस 1/2 ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद बच्चों बताओ, ये क्या है, डेल्टा एस है, डेल्टा एस बराबर, अब बताइए बच्चों, ये डेल्टा एस है, इतना याद रखना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यू एन इसमें अंदर गुणा करेंगे, ठीक है, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा करेंगे, यू एन माइनस माइनस प्लस यू हो जाएगा प्लस 1/2 ए, इसमें a माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या होगा बच्चों, इसमें फार्मूला लगेगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab, बी 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब बच्चों एक काम करो, यू एन से यू एन कट जाएगा। अब डेल्टा एस बराबर आएगा 1/2 ए एन स्क्वायर प्लस यू प्लस 1/2 का अंदर गुणा कर दे, क्या गुणा करो बच्चों, 1/2 ए एन स्क्वायर हो जाएगा जब इसमें गुणा करोगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1, जब इसका गुणा करोगे 1/2 ए होगा, और माइनस जब इसमें गुणा करेंगे तो 1/2 ए 2n होगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये इससे ओ हो कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए बच्चों, जब ये जो माइनस है, ये माइनस यहाँ पर होगा, जब अंदर गुणा करोगे ना,
देखिए यहाँ ब्रैकेट लगेगा, समझिएगा। मैं जब अंदर गुणा करोगे ये तो माइनस हो जाएगा भाई, माइनस ये प्लस, अब ये अंदर के इसमें भी गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा। जब इसका इसमें गुणा करोगे तो ये भैया माइनस हो जाएगा, मेरी बात समझिएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब इसमें गुणा करोगे ये भी माइनस हो जाएगा, समझिएगा। जब इसमें गुणा करोगे ये तो प्लस हो जाएगा। अब कहानी जमी है, तो एक काम करो, ये वाला इससे कट जाएगा। अब बचा हमारे पास क्या, डेल्टा एस बराबर बचा यू माइनस, इन दो क्या बचा, माइनस 1/2 ए प्लस प्लस क्या बचा, ए एन, यही तो बचा। अब क्या कॉमन है यहाँ से, अगर देखा जाए हम ज़बरदस्ती 1/2, बहुत ध्यान से देखिएगा। डेल्टा एस बराबर यू, और पहले हम इसको लिख दें ए एन, फिर लिख दें माइनस 1/2 ए, ये लिख दे रहे हैं। तो अब बच्चों एक बात बताइए बहुत ध्यान से, इसी सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 से ऊपर गुणा कर दे रहे हैं और 2 से नीचे भाग, माने इसे लिख सकते हैं a/2, लिख सकते हैं कि नहीं। अब बताइए यहाँ से क्या कॉमन है, u रहने दीजिए। अब इन दोनों में a/2 दोनों में हो गया, a/2 कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचेगा, 2n-1 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो बच्चों आप इसे लिखें, या तो थोड़ा अच्छा करने के लिए ऐसे लिख दें, इसे u + 1/2 a 2n-1। तो बच्चों ये जो समीकरण है आपका nवें सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला होगा। आप वीडियो को रोककर नोट कर लें। कलन विधि से गति के तीनों समीकरण का निगमन, गति के तीनों समीकरण का निगमन। तो बच्चों आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कहाँ पर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर लिंक मिल जाएगा इस वाले चैप्टर के जस्ट नीचे, जो पाठ पढ़ा, जो चैप्टर चल रहा है रेज्यू रेखीय पथ पर गति, उसी के नीचे जाएंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अगली हेडिंग है गुरुत्वाधीन गति। क्या है बच्चों, गुरुत्वाधीन गति। चलिए बच्चों अगली हेडिंग है गुरुत्वाधीन गति। इसे हम क्या करेंगे बच्चों, इसका फार्मूला क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसे हम लोग बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो बच्चों इसमें आइए दो फार्मूले हम आपको बताते हैं। जब गति, पहले समझिएगा, जब गति नीचे से ऊपर हो रही हो, नीचे से ऊपर हो रही हो, तब पहला फार्मूला, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण क्या होगा, तो होगा क्या, जहाँ जहाँ एस है बेटा वहाँ वहाँ हाइट रख देना, और जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ -g रख देना, ये दो वैल्यू चेंज कर दो। अब गति का प्रथम समीकरण क्या होता है बच्चों, v = u + at होता है, तो ये मान रख दो, v तो v रहेगा, u तो u रहेगा, -a की जगह -g होगा तो -gt हो जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब गति नीचे से ऊपर करे तो ये वैल्यू आप रख दीजिएगा। इसमें h है नहीं तो कोई बात नहीं, तो ये फार्मूला आपका प्रथम हो गया। अब आइए बच्चों दूसरा, गति का द्वितीय समीकरण। क्या, द्वितीय समीकरण, ये क्या होता बच्चों, s = ut + ½ at² होता था। इसमें भी जहाँ जहाँ s है बेटा वहाँ h रख दो, तो ये h हो जाएगा, ut अपने पोजीशन पे होगा भाई, एक -g रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस 1/2 gt² हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा, गति के अधीन, बेटा गति के अधीन, ये वाला गति का दूसरा समीकरण हो जाएगा। आइए बच्चों गति के तृतीय समीकरण देखते हैं। गति के तृतीय समीकरण, आइए बच्चों इसको हम डायरेक्ट चेंज कर दे रहे हैं, डायरेक्ट समझते हैं ना, ये नहीं लिखेंगे। देखिए तीसरा होता था v² = u² + 2as, तो -2a, a की जगह g, s की जगह h हो जाएगा,
तो बच्चों ये तीसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बच्चों एक केस हम और देखते हैं। जब गति, दूसरा, जब गति ऊपर से नीचे हो रही हो, कहाँ, ऊपर से नीचे हो रही हो, तब हम क्या करेंगे बच्चों? तब गति का प्रथम समीकरण क्या होगा? तब गति का प्रथम समीकरण क्या होगा? तो होगा क्या, जो जो माइनस वहाँ प्लस कर दो, v बराबर u प्लस जी टी, ये पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या होगा? गति का द्वितीय समीकरण क्या होगा बच्चों? बताइए, जहाँ माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों। और तीसरा, गति का तृतीय समीकरण क्या होगा? तृतीय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, u बराबर v बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। बच्चों इसे आप नोट कर लो, सबके नाम आपको पता ही होंगे। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगले चैप्टर के लिए बच्चों हमारी वीडियो अपलोड होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ देख सकते हैं। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।